हेलो एवरीवन एंड वेलकम। दिस इज़ जया एंड आप हैं मेरे साथ द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू जया मैम के यूट्यूब चैनल पर। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। ओके, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7 की साइंस की एनसीईआरटी। इसके पहले हम लोगों ने क्लास 6 की जो साइंस की एनसीईआरटी थी वो कंप्लीट कर ली है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1। चैप्टर 1 क्या है? पादप में पोषण। ओके, लेट्स स्टार्ट। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, पौधों में पोषण। काफ़ी चीज़ें आपको पता है, ओके, और जो चीज़ें नहीं पता है वो इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे। बट आई एम श्योर ये एक ऐसा टॉपिक है, अगर आप में से जो भी लोग न्यूट्रिशन पढ़े होंगे, थोड़ा बहुत भी पढ़े होंगे, तो इस चैप्टर के बारे में बहुत सी जानकारी पहले से रखते होंगे। ओवरऑल हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टॉपिक से कि टॉपिक जो है न्यूट्रिशन, उससे आप क्या समझते हैं। ओके, फर्स्ट चैप्टर है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स और इस साइंस में सेकंड चैप्टर है न्यूट्रिशन इन एनिमल। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि न्यूट्रिशन, जो पोषण शब्द है, उससे आप क्या समझते हैं, चाहे वो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स हो या फिर न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। बट मुझे ये जानना होगा कि न्यूट्रिशन होता क्या है। ओके, तो जितने भी आपके खाने वाले तत्व होते हैं उनसे कहीं ना कहीं ऊर्जा निकलकर हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होती है। मीन्स खाने वाले तत्वों से जो ऊर्जा निकलती है वही क्या होती है? पोषण। टू एक्सट्रैक्ट एनर्जी फ्रॉम न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। ओके, जैसे हम खाने में बहुत सी चीज़ें खाते हैं। हम चावल खाते हैं, हम दाल खाते हैं, हम घी खाते हैं ना। ये फिर बहुत सारी नॉर्मल सी चीज़ें जो सभी के घरों में पाई जाती हैं। डेली हम लोग उसको क्या करते हैं? खाते हैं। ओके, तो हम डेली चावल खाते हैं ना। चावल में क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट। दाल में क्या मिलता है? प्रोटीन। और हम घी भी खाते हैं दाल में डाल के या फिर रोटी में लगा करके। तो जो घी में क्या मिलता है? फैट्स। ओके, तो इन सारे तत्वों से ऊर्जा निकालने का काम कहलाता है न्यूट्रिशन। ओके, मीन्स सारे पोषक तत्वों में से ऊर्जा निकालने का जो काम होता है वही प्रोसेस क्या कहलाता है? पोषण। किस तरह से पौधों में पोषण होता है और किस तरह से जंतु में पोषण होता है, ठीक, इन दोनों का चैप्टर्स अलग अलग है। तो सबसे पहले हम चैप्टर 1 में पढ़ेंगे पौधों में पोषण, कि किस तरह से पौधों में पोषण होता है। सबसे पहले एक बेसिक सी बात जो हम सभी जानते हैं कि जब भी न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो ये कितने टाइप्स के होते हैं? न्यूट्रिशंस कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। ओके, न्यूट्रिशन 2 प्रकार के होते हैं जो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं। पहला होता है ऑटोट्रॉपिक, स्वपोषी। दूसरा क्या होता है? हेटरोट्रॉपिक या फिर विषमपोषी। अब अगर बात करते हैं ऑटोट्रॉपिक की, तो स्वपोषी मीन्स जो होता है वो ऑटोट्रॉप्स। तो ऑटो शब्द का मतलब क्या है? स्व, ठीक, मीन्स सेल्फ। और ट्रॉपिक का मतलब है पोषण। इसका मतलब हुआ, अगर हम ऑटोट्रॉप्स को ब्रेक करते हैं ऑटो प्लस ट्रॉप्स में, तो ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रॉपिक मीन्स पोषण। कहने का मतलब है कि अगर आप न्यूट्रिशन को खुद से प्राप्त करते हैं तो उसे बोलेंगे हम ऑटोट्रॉप्स। और हेट्रो मीन्स होता है मेनी या फिर विषम, ट्रॉपिक मीन्स पोषण। तो बहुत सारे विषम तरीके होते हैं पोषण लेने के, मीन्स बहुत सारे अलग अलग तरीके भी होते हैं पोषण लेने के, तो इसे हम बोलेंगे हेट्रोट्रॉप्स। अब कहीं न कहीं ये सबको तो पता ही होगा कि भले ही किसी टाइप्स के प्लांट हो, प्लांट अपना खाना स्वयं बनाते हैं। क्या हम कह सकते हैं कि जो भी ग्रीन प्लांट हैं वो सब ऑटोट्रॉपिक्स हैं? ऑटोट्रॉपिक्स मीन्स जो भी हरे पौधे हैं, सारे प्लांट्स
ऑटोट्रॉप्स नहीं है, या फिर केवल प्लांट ही फोटोसिंथेसिस करते हैं? बताइए। कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो भी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, लेकिन सारे नहीं, सम बैक्टीरियाज, लाइक साइनोबैक्टीरिया। ओके। और जो पौधे विषम तरीके से पोषण प्राप्त करते हैं, मीन्स ये खुद से अपना खाना नहीं बना सकते हैं, इसीलिए इनको पोषण के लिए अलग अलग प्रोसेस होते हैं। कुछ जंतु घास खाते हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो क्या होंगे, वेजिटेरियन होंगे, शाकाहारी होंगे, जो केवल शाक सब्जी खाते हैं, जैसे बकरी हो गई, गाय हो गया ना। और कुछ लोग होंगे जो मांसाहारी होते हैं, जो मांस खाने का शौक़ रखते हैं ना। जैसे कुछ ह्यूमंस भी हैं, वो भी ओमनिवोरस होते हैं। बंदर भी ओमनिवोरस होते हैं। ओके। और जब बात करते हैं सर्वाहारी की, तो जो मांसाहारी और शाकाहारी दोनों तरह के भोजन को खाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं सर्वाहारी। ओके। याद करिए, क्लास 6 की एनसीईआरटी का एक चैप्टर था जहाँ हम लोगों ने ये सारी चीज़ें पढ़ी हुई थी। चैप्टर का नाम था क्या, वेयर डज फूड कम्स फ्रॉम, मीन्स खाना कहाँ से आता है। उसी में हमें कुछ चीज़ें बताई हुई थी, जैसे हार्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस। तो ये सब जो होते हैं वो हेटरोट्रॉपिक में आते हैं। किस में आते हैं, हेटरोट्रॉपिक में आते हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है। जब कोई डेड से भोजन लेता हो, मृत शरीर से भोजन लेता हो, मृत चीज़ों से, तो ऐसे चीज़ों को हम बोलते हैं क्या, सेप्रोट्रॉप्स। अभी जब आगे चलेंगे तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, सेप्रोट्रॉप्स के बारे में। अब आगे चल रहे हैं, तो आपको यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है, फोटोसिंथेसिस। ओके। फोटोसिंथेसिस के बारे में हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा हुआ है, क्लासेस के एनसीईआरटीज़ में पढ़ा हुआ है क्या। अच्छा बताइए, फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स को क्या चाहिए? फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट्स को सनलाइट चाहिए, वाटर चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए ना, और साथ में एक और चीज़ चाहिए जो पत्तों में पाई जाती है, वो होता है क्लोरोफिल। ठीक। ओके। तो क्या क्या चीज़ चाहिए, सनलाइट। अच्छा बताइए, सनलाइट क्यों चाहिए? पौधों को प्रकाश संश्लेषण करने के लिए सनलाइट क्यों चाहिए? क्योंकि सन से एनर्जी मिलती है, और हम कह सकते हैं कि अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी वो क्या होती है, सनलाइट। ओके। एंड सेकेंड थिंग्स, क्लोरोफिल चाहिए। पौधों को प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल भी चाहिए। तो अभी मैंने बताया कि सिर्फ ग्रीन प्लांट ही नहीं ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं। ओके। सिर्फ ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो ही ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं, क्योंकि उनके पत्तियों में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल बहुत ज़रूरी है किसके लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए। अब बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी ज़रूरी है प्रकाश संश्लेषण के लिए। और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता कहाँ से है, तो वायुमंडल से मिलता है। जितने भी जीव जंतु हैं या फिर हम लोग हैं, सांस जब भी छोड़ते हैं तो क्या रिलीज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। और यही कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो पौधे यूज़ कर लेते हैं। एक और बात पता है आपको, जो पौधे खुद भी क्या करते हैं, CO2 छोड़ते हैं। जो पौधे होते हैं वो भी श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं। जैसे हम श्वसन करते हैं वैसे पौधे भी रेस्पिरेशन करते हैं, और पौधे भी रेस्पिरेशन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं। ठीक, वेरी गुड। अब बात करते हैं पानी। जो वाटर होता है वो कहाँ से मिलता है, पौधों को पानी कहाँ से मिलता है, तो पौधों को पानी जड़ों से मिलता है। आप जैसे अगर पौधों में पानी डालते हो तो पानी कहाँ पर डालते हो, जड़ों में पानी डालते हो ना। तो उसी तरह से जब पौधे क्या करते हैं, जो आप पानी को जड़ों में डालते हैं उसी पानी को पौधे यूज़ करते हैं। और अब बात करते हैं पूरे फोटोसिंथेसिस के दौरान हमें क्या क्या प्राप्त होता है। तो ऑक्सीजन प्राप्त होता है, और ऑक्सीजन के साथ ग्लूकोज मिलता है। पौधे अपना भोजन ग्लूकोज के फॉर्म में बनाते हैं,
और अगर ये पूछा जाए कि पौधे अपना भोजन कहाँ बना रहे हैं तो आप क्या बताएंगे? अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो पौधे होते हैं वो अपना भोजन कहाँ पर बनाते हैं तो आप क्या बताएंगे? पत्तियों में। ठीक, ये देखिए प्रोसेस में फिगर बहुत अच्छे से बताया गया है ना। देखिए यहाँ पर शो किया गया है कि जो क्लोरोफिल है वो पत्तियों में पाई जा रही हैं। ठीक है, अब बात करते हैं जो पौधों में जो ग्लूकोज फोटोसिंथेसिस के दौरान मिलता है, क्या ये ग्लूकोज केवल पत्तियों में रहता है? जैसे एज एग्जाम्पल ले लीजिए, जब माँ खाना बनाती है तो खाना केवल किचन में रहता है? नहीं ना, खाना मम्मी सबको परोस देती है और खाना जब किचन से बाहर आएगा तभी आपके पेट में जाएगा ना। सेम यही प्रोसेस यहाँ पे है। भले ही फोटोसिंथेसिस लीव्स में हो रहा है, पौधों की पत्तियों में हो रहा है, लेकिन जो ग्लूकोज मिलता है फोटोसिंथेसिस के दौरान वो लीव्स तक सीमित नहीं रहता है, बल्कि प्लांट्स के सारे हिस्सों में जाता है, प्लांट्स के सारे भाग में जाता है। तो ये ग्लूकोज को पौधों के सारे भाग तक लेकर जाता कौन है? तो वो ले जाते हैं वस्कुलर टिश्यूज़ या फिर संवहनी ऊतक। अब ये क्या होता है? यहाँ पर देखिए प्रकाश संश्लेषण का प्रोसेस दिया गया है कि जब हम कार्बन डाइऑक्साइड और जल को मिलाते हैं सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में तो हमें क्या क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। ठीक, हम बात कर रहे थे क्या? वस्कुलर टिश्यूज़ की। तो ये क्या होते हैं? सबसे पहली बात कि वस्कुलर टिश्यू कितने प्रकार का होता है? तो ये 2 प्रकार के होते हैं, एक जाइलम और एक फ्लोएम। जाइलम क्या होता है? क्या आपने कभी नोटिस किया है कि पौधों में जो पानी डालते हो जड़ों में और वो पानी ऊपर तक कैसे जाता है? तो ये काम जाइलम ही करता है। ठीक, तो जाइलम का क्या काम है? जल का परिवहन करना, मीन्स जल को नीचे से ऊपर तक लेकर जाना। ठीक, अब बात करते हैं फ्लोएम की कि फ्लोएम क्या करता है। फ्लोएम जो होता है वो ग्लूकोज को पहुंचाता है पत्तियों से पौधों के सारे भाग तक। जो ग्लूकोज होता है वही कौन पहुंचाता है? फ्लोएम पहुंचाता है। अब यहाँ पर देखिए पत्तों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं ना। अब ये एनसीईआरटी बताती है कि पौधे की पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। अब स्टोमेटा का खोलना या बंद करना किस पर निर्भर करता है? स्टोमेटा को खोलना या बंद करना किस पर नियंत्रित होता है? तो होता है गार्ड सेल। जैसे आपकी कॉलोनी में किसी को आना है या नहीं, ये किस पे डिपेंड करता है? उस कॉलोनी पे जो गार्ड बैठा रहता है ना। सेम ऐसे ही गार्ड सेल जो होती हैं वही नियंत्रित करती हैं कि स्टोमेटा कैसे खोलना है और कैसे और कौन बंद करेगा। स्टोमेटा को खोलने बंद करने का काम जो होता है वो गार्ड सेल पर डिपेंड करता है। ठीक, गार्ड सेल के पास कितना पानी है वे निर्भर करेगा। पानी की कमी अगर हो गई है, मान लीजिए पानी की कमी हो गई है तो गार्ड सेल क्या करेगा? पानी को बचा के रखेगा। और गार्ड सेल पानी को कैसे बचाएगा? स्टोमेटा को कम खोलकर। जैसे मान लीजिए स्टोमेटा को कम खोलता है तो पानी का ट्रांसपिरेशन कम होगा। ऐसे ही पानी क्या होगा? वो बचा रह जाएगा ना, पानी लॉस नहीं होगा। तो इसी तरह से पानी की मात्रा का जो नियंत्रण है वो कौन करता है? गार्ड सेल करता है। और स्टोमेटा को खोलने और बंद करने का काम भी कौन करता है? स्टोमेटा करता है। ठीक है, हमने पढ़ा है क्लास 6 की एनसीईआरटी में, जैसे मरुस्थलीय पौधे में पानी कम होता है तो क्या होता है? वहाँ का ट्रांसपिरेशन रेट कम होता है क्योंकि स्टोमेटा कम खुलते हैं। ठीक, ओके। एक और चीज़ ध्यान देना है कि पोटेशियम का भी अपना रोल होता है। फिर भी गार्ड सेल का खोलना बंद करना गार्ड सेल जो होती है वो भी खोलना बंद करना नियंत्रित करता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ बहुत से रंगीन पत्ते नज़र आ रहे हैं। अब बताओ इनके पास क्लोरोफिल है? ये जो रंगीन पत्ते हैं, कुछ पीले हैं कुछ ब्लू हैं, क्या इनके पास क्लोरोफिल होता है? ओके, बताइए। यस, इनके पास भी क्लोरोफिल होता है। इनका जो कलर होता है
उनमें कुछ पिगमेंट्स की वजह से ऐसा होता है। जैसे हम लोगों का सबका कलर सेम तो होता नहीं है। ह्यूमंस में भी सबके कलर अलग अलग होते हैं, क्योंकि हमारे पास सबके पिगमेंट्स है वो अलग अलग होते हैं, जिसका नाम क्या है, मेलानिन। ओके, सबसे पहले इस वर्ड पे ध्यान दीजिए, पिगमेंट। पिगमेंट मीन्स क्या होता है, वर्णक। इस वर्णक का काम क्या है, ये किसी चीज़ को रंग देता है। जैसे मेलानिन हमारे बालों का रंग, हमारे स्किन को रंग देता है, बालों का कलर देता है ना। उसी तरह से प्लांट्स के पास भी पिगमेंट होते हैं और उसका नाम क्या है, क्लोरोफिल। क्या प्लांट्स के पास सिर्फ क्लोरोफिल है? तो ऐसा नहीं होता है। प्लांट्स के पास बहुत तरीके के पिगमेंट होते हैं तथा उनके पत्ते जो होते हैं वे अलग अलग रंग के दिखते हैं। हो सकता है पीले रंग वाला पिगमेंट क्लोरोफिल से ज़्यादा मात्रा में मौजूद हो, तभी जो पत्ती है वो पीले रंग का दिख रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि जो नीले रंग वाला पिगमेंट है वो पत्ती में क्लोरोफिल से ज़्यादा हो, इसलिए पत्ती कैसे दिख रही है, नीले रंग की दिख रही है। एक चीज़ हमेशा याद रखना कि अगर कोई पत्ता पीला या नीला दिख रहा है तो इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं होता कि उसके पास क्लोरोफिल नहीं है। ओके, उसका मतलब ये है कि बाकी के पिगमेंट क्लोरोफिल से थोड़ा ज़्यादा है, इसीलिए पत्ता जो है वो अलग रंग का दिख रहा है। ओके, ज़रूरी नहीं है कि हर पत्ता को जो दूसरे रंग का है क्लोरोफिल लेस हो। मीन्स ऐसा थोड़ी है कि हाँ अगर पत्ता हरा नहीं है तो हम कह देंगे इसमें क्लोरोफिल नहीं है। ठीक, इन सब के पास क्लोरोफिल होता है, चाहे पत्ता किसी भी रंग का हो, लेकिन क्लोरोफिल सबके पास होता है। ओके, इनके पास भी क्लोरोफिल है, लेकिन इनके पास जो पिगमेंट के रंग है वो ज़्यादा है, इसीलिए जो इनके क्लोरोफिल रंग है वो छुप गया है और पत्ते रंगीन दिख रहे हैं। ओके, तो इन सब के पास क्या है, क्लोरोफिल है, और हमारे में क्या होता है, मेलानिन होता है। ये नज़ारा बहुत ही कॉमन है, बहुत छोटे छोटे लेक्स के अंदर हरे रंग की इस तरह से छा जाती है ना, हरा हरा कलर। क्या कहते हैं इनको हम, इन्हें कहते हैं शैवाल या फिर एल्गी। क्या ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है? तो हाँ, ये बिल्कुल फोटोसिंथेसिस कर सकता है। याद रखना कि ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। अगर ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं तो बताइए क्या ये पौधे जो हैं वो स्वपोषी हैं? हाँ, ये क्या हैं, ऑटोट्रॉफ्स हैं। ओके, अब क्या दिख रहा है कि कुछ पौधे जैसे नज़र आ रहे हैं ना, जैसे पौधे टाइप का लग रहा है। हाँ, बाकी कुछ समझ नहीं आ रहा, बस ये दिख रहा है हाँ कुछ ये पौधे जैसा है। और ये जो पीला पीला बीच में देखिए कलर दिख रहा है, कुछ कुछ येलो येलो दिख रहा है ना। पहले जो पीला पीला रंग दिख रहा है इस पर फोकस करेंगे, ये क्या है। जब हमने शुरू किया तभी बताया कि सारे प्लांट्स फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते हैं, जिनके पास क्लोरोफिल होता है वो ही फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आप बताइए जो ये पीले रंग के हैं वो क्या हैं। ये जो पीले रंग दिख रहे हैं इसे बोलते हैं क्या, अमरबेल। क्या बोलते हैं, अमरबेल, और इसे डॉडर भी कहते हैं। ये क्वेश्चन हरियाणा पीसीएस में पूछा गया था कि डॉडर किसे कहते हैं। ऑप्शन में आपको अमरबेल, शैवाल, कवक ऐसे दिए जाएंगे, आपको क्या लिखना होगा, अमरबेल। ओके, आपके मन में एक सवाल होगा कि ये क्या है, अमरबेल जो है वो पीले रंग के क्यों हैं, ये हरा क्यों नहीं है? क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल नहीं है। क्या इसका पत्ता नज़र आ रहा है आपको, इसका पत्ता नज़र आ रहा है क्या? देखिए, नहीं, इसका पत्ता नहीं होता है और ये खुद कुछ नहीं कर सकता है, तभी ये दूसरे पर बहुत बुरी तरह से डिपेंड होता है। ओके, अपना पोषण नहीं ले सकता है ये, क्योंकि इसके पास अपनी पत्ती तक नहीं है। ये बेल के आकार का लग रहा है, कैसा लग रहा है, बेल के आकार का लग रहा है, और ये दूसरे पौधों के तने पर चिपका रहता है, इसीलिए ये एक पैरासाइट है, परजीवी है। दूसरे पौधों के स्टेम पर चिपका रहता है,
ये पौधा दूसरे पौधे के तनों से कैसे जकड़ता है? हॉस्टोरिया से। कैसे? हॉस्टोरिया से। अब आपको क्या लगता है, मानो आपकी जॉब लग गई है, आप खूब पैसा कमा रहे हैं ना, बहुत मेहनत से पैसा कमा रहे हैं, और कोई रिश्तेदार आता है आप पर बुरी तरह से डिपेंड हो जाता है, मीन्स आपको उनको खिलाना पिलाना सब कुछ आप पे डिपेंड करता है, वो आपके ऊपर आश्रित हो जाते हैं, ठीक? तो आप क्या बोलेंगे? और वो पूरी तरह आप पे जब डिपेंड हो जाएंगे तो इसमें आपका भी नुकसान होगा। उसी तरह से बात हम अमरबेल की जब करेंगे तो अमरबेल जिस पौधे पर आश्रित होता है उस पौधे का भी नुकसान होता है, और इसके पास एक हॉस्टोरिया नाम की संरचना है, उसी से जकड़े रहता है, ठीक? अब हम बात करते हैं घटपर्णी या फिर नेपेंथीज। तो घटपर्णी ये क्या होता है? क्या, क्योंकि ये जो दिख रहा है, आपको दिख रहा है ना अच्छे से, ये इसके लीव्स हैं। देखो लिखे ना, घट में रूपांतरित पत्ती, ये देखिए, ये जो प्रोसेस है ये क्या है? ये पत्तियां हैं, लीव्स हैं, ठीक? और ये जो पत्ता है वो किस रूप में बदल गया है? तो पिचर के रूप में बदल गया है। पिचर में से घड़े के रूप में बदल गया है, ठीक? पिचर क्या होता है? पिचर एक बहुत बड़ा सा जग टाइप है, फिर घड़ा कह सकते हैं, घड़े टाइप का स्ट्रक्चर होता है। मीन्स ये इसकी पत्तियां हैं जो पिचर के रूप में क्या है, बदल गई हैं। अब होगा क्या, अगर कोई इंसेक्ट आता है, देखिए यहाँ पे ढक्कन लिखा हुआ ना, ये तो जो है पत्ती का ढक्कन है, ठीक? अब जब भी कोई इंसेक्ट आता है तो इसमें अंदर गिर जाएगा, और जैसे अंदर गिरेगा तो ये ढक्कन जो है वो बंद हो जाएगा, और ये जो कीड़ा अंदर गिरा रहेगा वो अंदर ही रह जाएगा, अंदर फंस जाएगा। इसीलिए इसे कहते हैं क्या, कि ये जो घटपर्णी होता है ये एक कीटभक्षी पौधा है या फिर इंसेक्टिवोरस प्लांट है। अब ये इंसेक्ट को क्यों खा रहा है? क्या इसे शौक चढ़ा हुआ है कि मैं तो पहले वेजिटेरियन था, खा खा के थक गया, अब चलो नॉन वेज खाते हैं? ऐसा तो है नहीं। इस घटपर्णी पौधे को शौक तो चढ़ा नहीं है कीट को खाने का, तो इसे खाता क्यों है? बात ये है कि ऐसे पौधे जो होते हैं आमतौर पर ऐसी जगह उगते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है। ये जो घटपर्णी पौधा है ये कहाँ पर उगता है? ऐसी जगह पर उगता है जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है। अब लेकिन पौधों को नाइट्रोजन तो चाहिए ना, क्योंकि पौधे जो हैं, पौधे के लिए नाइट्रोजन बहुत बहुत ज़रूरी है। इसीलिए, और जो पौधे हैं वो मिट्टी से नाइट्रोजन तो लेंगे नहीं, क्योंकि मिट्टी में भी नाइट्रोजन की कमी होती है। तो कहीं ना कहीं से तो नाइट्रोजन चाहिए ही पौधे को ना। तो वो करता क्या है, नाइट्रोजन की कमी को पूरा करता है, इसीलिए वो कीड़े को खाते हैं। कीड़े को खाकर ये पौधा अपने नाइट्रोजन की कमी को पूरा करता है। इसीलिए जो घटपर्णी प्लांट होता है वो क्या करता है? कीड़े को खाता है। ओके, तो अगर आपसे पूछा जाता है कि जो इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं वो कैसे मृदा में ग्रो करते हैं, कैसे मिट्टी में ग्रो करते हैं, तो वो ऐसी मृदा में ग्रो करते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है, और अपनी उसी कमी को पूरा करने के लिए ये इंसेक्ट को खाते हैं। ओके, ऐसे ही एक और है आपके सामने, वीनस फ्लाई ट्रैप। ये क्या है? ये भी कीटभक्षी पौधा है, ये भी इंसेक्टिवोरस प्लांट है। क्या खाता है ये? तो ये भी कीट खाता है। ओके, यहाँ पर हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा कि पोषण लेने का जो तरीका होता है वो दो तरह से होता है, एक स्वपोषी और एक विषमपोषी। आमतौर पर हमें ये पता होता है कि पौधे स्वपोषी होते हैं, पर ये याद रखना कि सारे पौधे स्वपोषी नहीं होते हैं। ऑल प्लांट्स आर नॉट ऑटोट्रॉपिक। अगर हम बात करते हैं अमरबेल की, अगर हम बात करें नेपेंथीज की, अगर हम बात करते हैं वीनस फ्लाई ट्रैप के, तो ये सब क्या हैं? ये सब कहीं न कहीं विषमपोषी हैं।
चाहे कोई पैरासाइट है या फिर कोई कीटभक्षी, ये सब अपना पोषण खुद नहीं ले पा रहे हैं। ओके, अब अगली हम बात करेंगे इसके मृतजीवी या फिर मृतपोषी की। मृतपोषी के बारे में हम बात करेंगे, जिनको हम क्या बोलते हैं, सेप्रोट्रॉपिक। जो जीव या फिर जो मृत से पोषण लेता है, इसमें सारे के सारे क्या आते हैं, कवक आते हैं, मीन्स इसमें सारे के सारे फंगस आते हैं। जो मृत से पोषक लेता है उसे हम क्या बोलते हैं, मृतपोषी बोलते हैं। इसका काम क्या है, अच्छा पहले इमेजिन करो कि आपके पास रोटी है। क्या आप ऐसा कभी करते हो कि रोटी पर थूक दिया और उसके बाद फिर जब रोटी क्या होगी, गल गई, तो उसके बाद उसे खाते हो, ऐसा करते हो? नहीं। लेकिन जो सेप्रोट्रॉप्स होता है वो यही करता है। सेप्रोट्रॉप्स का मतलब क्या है, लेकिन जो फंगस होता है वो यही करता है। सेप्रोट्रॉप्स का मतलब है कि कवक क्या करता है, पहले एंजाइम को छोड़ देता है, किस पर, सड़ी गली चीज़ों पर पहले एंजाइम को छोड़ता है, और जब वो चीज़ और ज़्यादा सड़ जाती है तो उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। ओके, तो सेप्रोट्रॉप में हमेशा क्या लिखेंगे, फंगस। जो फंगस होता है, जो कवक होता है, वही क्या होता है, सेप्रोट्रॉप्स होता है। बैक्टीरिया कभी भी सेप्रोट्रॉप्स नहीं होता। सेप्रोट्रॉप्स क्या होता है, फंगस होता है। ठीक, लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट ये भी है कि बैक्टीरिया और फंगस दोनों डीकम्पोज़र होते हैं। ओके, इस चीज़ को याद रखना कि दोनों डीकम्पोज़र भले ही होते हैं, फिर भी एग्जाम्पल में बैक्टीरिया कभी भी ये मृतजीवी या फिर सेप्रोट्रॉप्स नहीं होता है। सेप्रोट्रॉप्स हमेशा कवक ही होता है। ओके, क्योंकि बैक्टीरिया भी मृत से पोषण लेगा, मगर यहाँ पर पोषण लेने का मतलब क्या है, अभी मैंने जो बताया कि सेप्रोट्रॉप्स में पोषण लेने का मतलब है कि पाचन के लिए जो एंजाइम होता है वो पहले शरीर से बाहर छोड़ देगा, ठीक है, और जब वो और अधिक गल जाता है तो उसे वो एब्जॉर्ब कर लेता है। ओके, तो यही असली मतलब है सेप्रोट्रॉप्स का। इसीलिए जो बैक्टीरिया होता है वो सेप्रोट्रॉप्स नहीं होता है, जो कवक होता है वो ही सेप्रोट्रॉप्स होता है। ओके, ये सारे फंगस क्या होते हैं, सेप्रोट्रॉप्स होते हैं। समझ में आ गई बात? यहाँ पर देखिए थोड़ा डिटेल्स में दिया गया है, ठीक है। अभी ये क्या है, ब्रेड पर जो कवक लग जाता है, ये वो चीज़ देखिए यहाँ पर शो किया गया है। आप लोगों ने देखा हो ना, कभी कभी वैसे ब्रेड जब बहुत दिन का हो जाता है तो इस तरह से उसे फंगस लग जाते हैं। अब हम बात करेंगे किसकी, सहजीवी संबंध या फिर लाइकेन की। लाइकेन क्या होता है, लाइकेन एक सिम्बायोसिस है, मीन्स एक ऐसा रिश्ता जिसमें दोनों को एक दूसरे से फ़ायदा हो। यही है सहजीवन का संबंध या फिर सहजीवन का रिश्ता। कोई भी दो स्पीसीज जिसमें एक दूसरे को क्या हो, फ़ायदा हो, जिसमें क्या हो, दोनों को फ़ायदा हो एक दूसरे से, ऐसे ही क्या बोलते हैं, सहजीवन का रिश्ता। कभी कभी आपने बुक में देखा होगा कि दोनों तरफ कैसा प्लस प्लस का निशान लगा होता है। जहाँ पे सहजीवन रहता है वहाँ पर प्लस प्लस का निशान लगा होता है। यहाँ पर देखिए इस तरह से दोनों अलगी और यहाँ पे क्या, फंगस, दोनों के ऊपर क्या क्या है, प्लस का साइन लगा हुआ है ना। लाइकेन एक सहजीवन का रिश्ता है, किन दोनों के बीच, एल्गी शैवाल और फंगस कवक के बीच। लाइकेन जो है वो शैवाल और कवक के बीच सहजीवन का रिश्ता है। ओके, अब दोनों के बीच का जो रिश्ता है वो चलता कैसे है, ध्यान से सुनिए। फंगस के पास क्लोरोफिल नहीं होता। जो फंगस होता है उसके पास क्लोरोफिल नहीं होता है। ओके, यानी फंगस हो गया है हेटरोट्रॉप्स, एंड हेटरोट्रॉप्स में भी क्या होते हैं, सेप्रोट्रॉप्स, यानी ये विषमपोषी हैं, खुद से पोषण नहीं ले सकते हैं। बट एल्गी शैवाल के पास
ये खुद से शैवाल क्या है, ये खुद से पोषण लेता है। शैवाल एक ऐसा पौधा है जो क्या करता है, स्वपोषी है। मीन्स फंगस अपना खाना खुद नहीं बना सकता है, इसीलिए ये खाने के लिए एल्गी पर निर्भर होता है। मीन्स एल्गी ने खाना बनाया और फंगस को दिया। ठीक, जैसे आपने भी घर पर देखा होगा कि पापा जो है वो बाहर से मसाले, सब्जियां, ये सारी चीज़ें खरीद कर ले आते हैं और घर में बनाता कौन है, मम्मी बनाती है, और मम्मी उस खाने को सबको देती है। आमतौर पर होता यही है, बाहर से चीज़ें लाने का काम पापा करते हैं और जो घर में जो काम होता है वो कौन करता है, घर में खाना बनाने का सारा काम मम्मी करती है। सेम ऐसे ही एल्गी और फंगस के बीच में है कि एल्गी भोजन को बनाता है और उसे देता किसको है, फंगस को देता है। ठीक है, ओके। अगर मान लीजिए पौधों को फोटोसिंथेसिस के लिए पानी चाहिए, जैसे एल्गी ये भोजन बना रहा है, उसे पानी चाहिए, तो पानी उसे कहाँ से मिलता है, पानी जड़ों से मिलता है। और कुछ पोषक तत्व भी चाहिए जो पौधों को क्या करते हैं, हेल्दी रखते हैं। ओके, तो हमेशा याद रखना कि फंगस की संरचना ऐसी होती है जो फंगस जड़ से क्या करता है, पोषक तत्व को खींचता है और पौधे तक पहुंचाता है, जो पौधों को हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में। ओके, तो फंगस पौधों तक कुछ पोषक तत्व को पहुंचा रहा है, जिससे एल्गी को मदद मिल रहा है फोटोसिंथेसिस में, और एल्गी क्या कर रहा है, भोजन बना के फंगस को दे रहा है। तो समझ में आया। इसी तरह से एल्गी और फंगस के बीच म्यूचुअलिज्म का रिश्ता है। ये जो लाइकेन होते हैं, लाइकेन का कुछ यूजेस भी हैं। लाइकेन क्या है, लाइकेन के बहुत सारे उपयोग भी हैं जो हमें जानने की ज़रूरत है। तो जो लाइकेन है, लाइकेन को कहा जाता है क्या, ये बहुत ही अच्छा पॉल्यूशन इंडिकेटर है। लाइकेन क्या है, बहुत ही अच्छा पॉल्यूशन इंडिकेटर है, मीन्स प्रदूषण का सूचक है। ओके, जो लाइकेन होता है वो प्रदूषण का सूचक होता है। एक्चुअली होता ये है कि किसी एरिया में अगर प्रदूषण ज़्यादा होता है तो वहाँ पर लाइकेन ग्रो नहीं करता है। ओके, तो इसी तरह से हम कहते हैं कि जो लाइकेन होता है वो क्या है, पॉल्यूशन का इंडिकेटर है। इस अगर मान लीजिए किसी एरिया में लाइकेन ग्रो नहीं कर रहा है तो वहाँ से आप ये समझ सकते हो कि इस एरिया में पॉल्यूशन ज़्यादा है। ठीक, और सेकंड पॉइंट इसका यूज़ ये भी है कि लाइकेन का जो यूज़ होता है वो लिटमस पेपर बनाने में होता है। लिटमस पेपर आप सभी लोग जानते हैं ना। जैसे कोई भी चीज़ है, मान लीजिए अगर आपको पता करना है कि अम्ल है या क्षार, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, लिटमस पेपर का यूज़ करते हैं। ठीक, जैसे कोई भी लिटमस पेपर है, अगर उस पर हम ब्लू लिटमस पेपर है और अगर वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है तो हम कह सकते हैं क्या, ये एसिड का परीक्षण देता है। ठीक, और अगर मान लीजिए कोई भी लिटमस पेपर रेड से ब्लू होता है तो वहाँ पर क्या हो जाता है, बेस होता है। अब लास्ट में एक और टॉपिक है, वो आता है क्या, नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है क्या कि एयर अराउंड अस, अपने वायुमंडल में क्या है, गैसेस जो पाई जाती हैं उनमें से सबसे ज़्यादा गैस जो होती है वो नाइट्रोजन होती है। हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% पाया जाता है। ओके, बट जो पेड़ पौधे हैं वो इस नाइट्रोजन का यूज़ नहीं कर पाते हैं। सोचिए ज़रा कि सबसे ज़्यादा गैस नाइट्रोजन पाई जाती है हमारे वायुमंडल में, उसके बावजूद भी पेड़ पौधे उस नाइट्रोजन का यूज़ डायरेक्टली नहीं करते हैं। तो इतना सारा नाइट्रोजन अवेलेबल होने के बाद भी पेड़ पौधे यूज़ नहीं कर पाते, और साथ ही साथ हम भी यूज़ नहीं कर पाते हैं। आप कहोगे क्या कि कौन सी बड़ी बात है, हम नाइट्रोजन नहीं यूज़ कर पा रहे हैं, तो मत करो अगर हम नहीं यूज़ कर पा रहे हैं ना। लेकिन नाइट्रोजन यूज़ नहीं करोगे तो डीएनए कैसे बनेगा, प्रोटीन कैसे बनेगा। ठीक,
तो डीएनए या फिर प्रोटीन के निर्माण के लिए नाइट्रोजन क्या है, बहुत ज़रूरी है। सब कुछ के लिए नाइट्रोजन ज़रूरी है। ओके, तो फिर चलिए आगे बताते हैं। ये फ़ोटो थोड़ी ब्लर है, फिर भी आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। बाकी चीज़ों को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए, कुछ फलीदार पौधे होते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट। ठीक, तो जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं उनकी जड़ों में गोल गोल स्ट्रक्चर होता है। देखिए यहाँ पे आप भी देख पा रहे होंगे, ये एक लेग्यूमिनस प्लांट है और यहाँ पर क्या है, ये देखिए गोल गोल सा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो इस गोल गोल स्ट्रक्चर में ये जो गोल गोल दिख रहा है, इसको हम क्या नाम देते हैं, नोड्यूल। क्या नाम देते हैं, नोड्यूल। ठीक है, तो जितने भी फलीदार पौधे होते हैं, जैसे मटर हो गया या फिर दाल हो गया, ऐसे जितने भी फलीदार पौधे होते हैं, सबकी जड़ों में गोल गोल संरचना होती है और उसे हम क्या बोलते हैं, नोड्यूल। ठीक, अब इस नोड्यूल के अंदर एक जीवाणु होता है। क्या होता है, इस नोड्यूल के अंदर एक जीवाणु होता है जिसका नाम है राइजोबियम। क्या नाम है, राइजोबियम। जैसे अभी मैंने एक परेशानी बताई कि यहाँ जो वायुमंडल में नाइट्रोजन उपस्थित है उसका यूज़ पौधे नहीं करते हैं ना, तो और नाइट्रोजन पौधों को चाहिए, नाइट्रोजन क्या है, चाहिए, तो करेंगे क्या। नेचर ने, हमारे प्रकृति ने एक सलूशन दिया है कि जितने भी फलीदार पौधे होते हैं उन सब की जड़ों में ऐसे गोल गोल संरचना होती है और उसके अंदर एक बैक्टीरिया होती है जिसका नाम है राइजोबियम। तो ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है, ये जो वायुमंडल में नाइट्रोजन उपस्थित है उसको कन्वर्ट करता है, कुछ इम्पॉर्टेंट्स कंपाउंड में कन्वर्ट करता है। ठीक, जैसे जो वायुमंडल में नाइट्रोजन उपस्थित है वो क्या करता है, नाइट्रेट या फिर नाइट्राइट, अमोनिया, ये सारे अलग अलग कंपाउंड में कन्वर्ट कर देता है और पौधे इसका यूज़ कर लेते हैं। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन में होता यही है कि फलीदार पौधों के बीच में जो नोड्यूल्स होते हैं, नोड्यूल्स के अंदर राइजोबियम एक जीवाणु होता है, बैक्टीरिया होता है। तो राइजोबियम बैक्टीरिया वायुमंडल से नाइट्रोजन को लेकर वह क्या करता है, अलग अलग कंपाउंड में जैसे नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है और पौधे इसका यूज़ करते हैं। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। ओके, तो ये टॉपिक यहीं से फिनिश होता है। अभी थोड़ा हम समरी पढ़ते हैं कि क्या है। पहला पॉइंट है, सभी जीवों को खाद्य की आवश्यकता है जिसका उपयोग वे अपनी वृद्धि एवं विकास, शरीर के रखरखाव के लिए, आवश्यक ऊर्जा प्राप्ति के लिए करते हैं। हरे पौधे जो होते हैं प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा खाद्य क्या करते हैं, स्वयं संश्लेषित करते हैं। हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड, जल, खनिज जैसे सरल रासायनिक पदार्थों का उपयोग खाद्य संश्लेषण के लिए करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल एवं सूर्य का प्रकाश अनिवार्य है। कार्बोहाइड्रेट जैसे जटिल रासायनिक पदार्थ प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद हैं। मीन्स प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या क्या प्राप्त होता है, तो ग्लूकोज मीन्स कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण के प्रोसेस में क्लोरोफिल की हेल्प से पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा का संचयन किया जाता है। ओके, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन उत्पादित होती है और इस ऑक्सीजन का उपयोग सभी जीवों द्वारा किया जाता है। कवक अपना पोषण मृत एवं अपघटित जैव पदार्थों से प्राप्त करते हैं। वे मृत जीवी, इसीलिए क्या बोलते हैं, मृत जीवी। मृत जीवी क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो मृत जैव पदार्थों से अपना भोजन क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। और वे परपोषी पादप से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक, कुछ पादप एवं अन्य सभी जीव अपने पोषण हेतु दूसरे जीव पर निर्भर होते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं, विषमपोषी। जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें बोलते हैं स्वपोषी, और जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं उन्हें बोलते हैं क्या, विषमपोषी। लाइकेन क्या होता है, कवक और शैवाल के बीच का जो संबंध होता है उसे हम क्या बोलते हैं, लाइकेन बोलते हैं। और एक जीवाणु राइजोबियम होता है जो वायुमंडल के नाइट्रोजन को किसमें बदलता है,
नाइट्रेट, नाइट्राइट और अमोनिया। ठीक, ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है कि कभी कभी पूछा जाता है कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन को कौन सा जीवाणु नाइट्रेट में बदलता है, तो आपका उसमें आंसर हो जाएगा राइजोबियम। और मृत जीवी क्या होता है? जो मृत या फिर विघटित जैविक पदार्थों से पोषण प्राप्त करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? मृत जीवी बोलते हैं। अब बात करते हैं घटपर्णी की, तो ये एक इंसेक्टिवोरस है, कीटभक्षी पौधा है। वीनस फ्लाईट्रैप, ये भी कीटभक्षी पौधा है। परपोषी क्या होता है? जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं, जैसे एक अमरबेल है, वो भी क्या है? परपोषी होता है। ठीक, ओके। अब इसी तरह से चैप्टर फिनिश होता है। अब हम मिलेंगे आपको अगले चैप्टर को लेकर आएंगे नेक्स्ट डे, जो चैप्टर होगा जंतुओं में पोषण। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब and share. My channel is The World According to Jaya Ma'am. Bye.